स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1. भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। 2. हालिया वर्षों में भारत की छवि कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उदित हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र ने देश की समग्र वृद्धि, विकास और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः कथन 1 सही है। हालिया वर्षों में भारत कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। वर्ष 2021-22 में निर्यात रिकॉर्ड 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अतः कथन 2 सही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण परिचालन भूमि जोत इकाइयों की संख्या बढ़ रही है, जो 138.3 मिलियन से बढ़कर लगभग 146 मिलियन हो गई है। इस कारण प्रति किसानों की औसत भूमि जोत के आकार में गिरावट आई है, जो 1.2 हेक्टेयर से घटकर लगभग 1.08 हेक्टेयर हो गई है। चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। 1. यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को निरस्त करने का प्रयास करता है। 2. मौजूदा लाइसेंस उनके अनुदान की अवधि के लिए या 5 वर्ष हेतु वैध बने रहेंगे, जहां अवधि निर्दिष्ट नहीं है। 3. विधेयक OneWeb जैसे उपग्रह इंटरनेट प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 पेश किया। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त करने का प्रयास करता है। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है। अतः कथन 1 सही है। मौजूदा लाइसेंस उनके अनुदान की अवधि के लिए या 5 वर्ष हेतु वैध बने रहेंगे, जहां अवधि निर्दिष्ट नहीं है। अतः कथन 2 सही है। विधेयक OneWeb जैसे सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं और स्पेस एक्स के स्टारलिंक जैसी अमेरिकी आधारित कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों हेतु आर्थिक रूप से कुशल कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं तक सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच हो। 2. यह एक गैर व्यक्तिगत निधि है, अर्थात लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च न की गई राशि व्यक्तिगत नहीं होती है तथा अगले वर्षों के खर्च के लिए प्रयोग की जाती है। 3. दूरसंचार विधेयक 2023 में इसका नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों हेतु आर्थिक रूप से कुशल कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं तक सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच हो। अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में संचार मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक गैर व्यक्तिगत निधि है, अर्थात लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च न की गई राशि व्यक्तिगत नहीं होती है और अगले वर्षों के खर्च के लिए प्रयोग की जाती है। अतः कथन 2 सही है। इस फंड के सभी प्रकार के क्रेडिट के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है। दूरसंचार विधेयक 2023 इस प्रावधान को बरकरार रखता है। फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि रखा गया है और अनुसंधान एवं विकास के लिए इसके उपयोग की भी अनुमति देता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। 2. इसमें एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। 3.
ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI की स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। अतः कथन 1 सही है। TRAI में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। अतः कथन 2 सही है। यह सरकार को नीतिगत मामलों और लाइसेंसिंग मुद्दों पर सलाह देता है। ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 2. लेखक की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। 3. यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। यह अकादमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए और भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिए सालाना 24 पुरस्कार देती है। लेखक की नागरिकता भारतीय होना चाहिए। अतः कथन 2 सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आर्टेमिस समझौते की स्थापना अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ की गई थी। 2. भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। 3. यह 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की स्थापना पर आधारित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्टेमिस समझौते की स्थापना अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ की गई है। अतः कथन 1 सही है। नागरिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों की शांतिपूर्ण खोज और उपयोग के लिए सार्वभौमिक नियम स्थापित करते हुए परियोजना की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की स्थापना पर आधारित है। अतः कथन 3 सही है। बाह्य अंतरिक्ष संधि संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण पोष अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक संकीर्ण कानून है क्योंकि यह यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है जिसमें केवल शारीरिक संपर्क जैसे अवांछित कृत्यों को शामिल किया गया है। 2. इसे विशाखा दिशा निर्देश की पृष्ठभूमि में अधिनियमित किया गया था। 3. अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए कार्यस्थल पर 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोष अधिनियम 2013। पोष अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है जिसमें अवांछित कृत्य जैसे शारीरिक संपर्क और यौन प्रयास, यौन संबंधों की मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक मौखिक या गैर मौखिक आचरण शामिल है। अतः कथन 1 सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में विशाखा दिशा निर्देश दिए। अतः कथन 2 सही है। आंतरिक शिकायत समिति ICC यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है,
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विधेयक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। 2. यह डीके बसु मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप है। 3. इस अधिनियम के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यसभा ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल विधेयक 2023 को मंजूरी दी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। यह विधेयक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। अतः कथन 1 सही है। इस कानून का उद्देश्य अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के प्रत्युत्तर में नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद जीता। भारत यूनेस्को के 12 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह का हिस्सा है। 3. संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को की गतिविधियों में सहयोग के लिए केंद्रक अभिकरण है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के एक पद के लिए 24 नवंबर 2023 को हुए चुनाव में पाकिस्तान ने भारत को 18 के मुकाबले 38 वोटों से हराया। अतः कथन 1 सही नहीं है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य होते हैं, जिन्हें यूनेस्को निकायों में विभिन्न क्षेत्रों के देशों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए 6 क्षेत्रीय समूहों में विभाजित किया गया है। भारत 12 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह का हिस्सा है। अतः कथन 2 सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की गतिविधियों में सहयोग के लिए केंद्रक अभिकरण है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स शब्द चर्चा में था। यह किसे संदर्भित करता है? ए. स्टार्टअप्स के लिए विशेष नियामक मानदंड, बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूएस आधारित एक नियामक तंत्र, सी. अंतरिक्ष विनियमन के लिए एक वैश्विक ढांचा, डी. नियंत्रित या परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नियंत्रित या परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नियामक सैंडबॉक्स। नियामक सैंडबॉक्स आमतौर पर एक नियंत्रित या परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है, जिसके लिए नियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कुछ नियामक छूट की अनुमति दे सकते हैं। सैंडबॉक्स का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना, दक्षता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी या प्रस्तुत किया जाता है? ए. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, बी. विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र यानी CSC, सी. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच, या डी. विश्व बैंक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।